अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, वो एक सवाल है कैसा है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी का पेपर है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ा समझ आ जाता है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर डीलर एंड सप्लायर ऑफ रेडिकल टायर्स फॉर बस और ट्रक बसेस अक्रॉस पाकिस्तान। सबसे पहले जो एबीसी लिमिटेड है उसका जो स्टेटस है वो प्राइवेट लिमिटेड का, यानी कि कंपनी की डेफिनेशन में तो फॉल करती है, लेकिन इसका स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड का डिस्कशन में ही आता है कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, वन अगर आप सेक्शन 153 के अंदर जाते हैं ना सर, तो उसके अंदर उसने बोला है कि सारे टैक्स जो होंगे 153 के वो मिनिमम टैक्स होंगे, एक्सेप्ट ओनली कि किसके वजह से कह रहा है कि भाई वो कौन से एडजस्टेबल होंगे। या तो मैन्युफैक्चरर हो, सही है, बीइंग अ कंपनी, सही है, मैन्युफैक्चरर बीइंग अ कंपनी हो, या वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हो। तो ये प्राइवेट एपीसी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर तो आ गया, तो इसका मैंने मैन्युफैक्चरर, तो ये एडजस्टेबल के अंदर इसका टैक्स रिजीम जो है वो कहाँ पे फॉल कर गया, एडजस्टेबल में रहेगा। ठीक है सर, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अच्छा, ये बता रहा है कि एक रेजिडेंट कंपनी है, तो रेजिडेंट कंपनी की वो जो इनकम होती है ना, वो वर्ल्ड इनकम होती है, यानी कि उसकी फॉरेन सोर्स एंड पार्क सोर्स दोनों इनकम जो होगी वो टैक्स वो उसमें होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप बहुत से लोगों को पता भी होगा, इस सवाल को हम इंशाल्लाह करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको हर लाइन का ये पता हो कि किस सेक्शन से पर्टेन करता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन May 15 2024 with the capital with a paid up capital of rupees 90 million on the land allocated on the outskirts of Karachi. ABC is 60% owned by Osaka Rubber Technology Limited OTR, which is ORTL, a foreign company. अब इस सेक्शन को पढ़ते ही साथ जो है ना, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि मैं इसमें कमेंट डाल रहा हूँ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थिन कैपिटलाइजेशन को। ये थिन कैपिटलाइजेशन को जो है ये सेक्शन करता है, और इसके साथ जो एक और इसका सेक्शन है कि थिन कैपिटलाइजेशन के बाद ही वो फॉल करता है। अच्छा, इस थिन कैपिटलाइजेशन में होता क्या है कि जो जो प्रॉफिट ऑन डेट जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है, जो फॉरेन रेजिडेंट को आपको पे करना होता है, वो उसमें इनडिविजिबल होता है। उसकी डिटेल वर्किंग है इंशाल्लाह, मैंने कहा ना मैं जब सवाल करूंगा तो फिर मैं आप खुद से उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा ऑन जून 30 2014 एबीसी रिसीव स्टेटस ऑफ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एफबीआर। अब ये लाइन लिखने का मकसद क्या हो उस प्रोफेशन बॉडी का, इसके बारे में भी मैं आपको लिखना चाहूँगा। ये एक टैक्स क्रेडिट नया आया था, इसमें आपको टैक्स क्रेडिट आया था, इसका सेक्शन मुझे स्पेसिफिक नहीं, लेकिन 65 जी एच करके एक ऐसा वो है टैक्स क्रेडिट जो मिलता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि इसका इसने स्टेटस ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ले लिया एफबीआर से, तो इसका मतलब है इसको दिस कंपनी एबीसी इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। ये इतना जबरदस्त टैक्स क्रेडिट होता है कि जिससे आप एक टैक्स पेयर की, एक कंपनी की मिनिमम टैक्स भी एडजस्ट हो जाता है, फाइनल टैक्स भी एडजस्ट हो जाता है, और उसका एडजस्टेबल तो मतलब टैक्सेबल जो एनटीआर वाला वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो आपका टैक्स एक्सपेंस क्या बन गया, जीरो बन जाता है। अच्छा, उसके बाद आप उसने बोला भाई ये मेरे स्ट्रैक्स हैं कुछ एबीसी के 30 जून 2025 के। उसने कहा भाई सेल मेरी 60 मिलियन की है, कॉस्ट ऑफ सेल 60 मिलियन में 600 मिलियन की है, कॉस्ट ऑफ सेल 930 मिलियन की है, प्रॉफिट आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ गए, फाइनेंशियल चार्जेस आ गए, ये इसने बता दिया। लेकिन इसके नीचे उसने बताया है कि भाई मेरी सेल किस किस हिस्सों में है। मैंने यार रिमार्क्स डालने का मकसद ये है कि इससे ये पता लगता है कि सेल के डिफाइन करने से ये पता लगता है कि उसका टैक्स रिजीम कौन सा है। कॉस्ट ऑफ सेल से ये पता लग रहा होता है कि कौन सा एक्सपेंस एडमिसिबल है, कौन से इनएडमिसिबल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी ये होता है, फाइनेंशियल चार्जेस में भी यही होगा कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा एडजस्टेबल है, कौन सा एडमिसिबल है, कौन सा इनएडमिसिबल है।
अदर इनकम में देखना पड़ता है कि आपको किसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादातर अदर इनकम जो होती है ना, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट ही बनती है, क्योंकि यहाँ से मतलब बिजनेस इनकम से उसको आप एडमिसिबल करवा के माइनस करवा के अदर सोर्स ऑफ इनकम में लेके जाते हैं, या किसी और हेड में ले जाते हैं। इनकम प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो कैपिटल गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब उसने बोला कि भाई सेल्स के अंदर क्या इंक्लूड है। एक्सपोर्ट amounting to rupees 60 million with the associate cost of these items total 58 million, which is already included in the cost of sale above, no additional expenses है। अब इसको कहने के बाद एक्सपोर्ट हमारे पास कौन सा रिजीम आ जाता है सर, मिनिमम टैक्स का। ठीक है, अब मिनिमम टैक्स का रिजीम आ गया आपके पास, वो उससे हट गया, एडजस्टेबल से हट के मिनिमम में आ गया आपके पास। जब मिनिमम में एक्सपोर्ट आ गया तो 154 की एप्लीकेशन एंड 147(6) सी की एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी जनाब। ठीक है जनाब, ये बात हो गया। हम ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें इसने ये बता दिया कि इसकी एलोकेशन बता दी कि भाई 58 मिलियन जो है ना, वो तो रेडिली कॉस्ट ऑफ सेल जो ऊपर 390 मिलियन है, इसमें तो 58 मिलियन तो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है। बाकी जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वो अपॉर्चुमेंट हो जाते हैं। ठीक है, नो एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेटेड एक्सपोर्ट। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सेल्स ऑफ रेडिकल टायर्स अमाउंटेड टू 23.6 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सबसे पहली बात तो यहीं पे आ गई कि यहाँ पे सेल्स टैक्स शेल बी एक्सक्लूडेड। ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे टैक्स होता है वो एक्सक्लूडेड हो जाता है। ये तो आपको सेक्शन 21 में मिलेगा। ठीक है जनाब। उसके बाद आ रहा है दीज टायर वर परचेज होलसेलर एट अ होलसेल प्राइस ऑफ दिस फ्रॉम अ कमर्शियल इंपोर्टर। एक और बात आ गई जनाब, फ्रॉम अ कमर्शियल इंपोर्टर इन कराची, ये भी बात आ गई। और उसके बाद लिख रहा है दीज आर सोल्ड टू आर रजिस्टर्ड रिटेलर्स इन द सेम कंडीशन। इसका मतलब पूरा के पूरा इसका मतलब ये हो गया कि इस पे आपकी विद होल्डिंग ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर सेक्शन 153। ठीक है जनाब, ये बात हो गई। उसके बाद आपके पास आता है कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 38 मिलियन ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड 1 मिलियन ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यार देखो, टैक्स डेप्रिसिएशन जो होता है वो सबको पता है, थर्ड शेड्यूल से होता है। सही है, ये सबको पता है। और एंड अमोर्टाइजेशन आपको किस सेक्शन के होता है, जो टैक्स अमोर्टाइजेशन आपको करनी होती है। एमोटाइजेशन का एक्सपेंस भी आपको शेड्यूल में मिल जाएगा। इसका उसके ऊपर वो लिखा हुआ है, सेक्शन 23 है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपका एडबैक हो जाता है, और ये सबको पता है टैक्स वाला माइनस हो जाता है। वजह पूछते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने की बात करें। अभी तक जितने मैंने पॉइंट्स पढ़े ना, ABC, देखो दोस्तों, ये जो ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन है, ये टैक्स PNL की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये याद रखें, जो टैक्स की वर्किंग आप बनाते हैं, जो हमारे यहाँ पे टैक्स की वर्किंग बनाई जाती है, सबसे अफसोस की बात ये होती है कि बड़े बड़े सीनियर्स जो होते हैं ना, वो अपने जूनियर्स को ये नहीं बताते माजरत के साथ कि भाई ये हम ये टैक्स की वर्किंग बना क्यों रहे हैं, इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बनाने का ऑब्जेक्टिव मैं यही बताना चाह रहा होता हूँ कि इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये जो अकाउंट्स हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बने, टैक्स के हिसाब से नहीं बने हुए। अब जो आप अकाउंट्स बना रहे हो, जो आप रिटर्न की वर्किंग बना रहे हो, टैक्स के हिसाब से बना रहे हो, आप अपने टैक्स का PNL बना रहे हो। और अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आता है, टैक्स के PNL में और अकाउंटिंग में PNL में डिफरेंस आता है, उसको क्या कहते हैं, सबको पता है, बहुत मशहूर वर्ड है, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको अपनी सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं, वो आपको लिखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, इनकम फॉर प्रॉपर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसी जाती है, लेकिन इनकम इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर इनकम फॉर प्रॉपर्टी में लेके जाती है, क्योंकि उसका रेट डिफाइन अलग है। समझ रहे मेरी बात को आप। इसी तरह कैपिटल गेन अदर सोर्स ऑफ इनकम में आती है, उसमें आती है, आपके अदर इनकम में आती है। जबकि कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट बिल्कुल टोटल डिफरेंट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से, वो आपका कैपिटल गेन टैक्स में आता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें आप लोग, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप जो
वर्किंग बनाते हैं, ये टैक्स का पीएनएल बना रहे हैं, ये टैक्स का पीएनएल आप बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। वो टैक्स की डेप्रिसिएशन आपकी नहीं, वो आपकी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन नहीं मांगता। अच्छा क्यों नहीं मांगता, ये बात है भाई, वो क्यों नहीं मानता? वो ये कहता है भाई ये एस्टिमेशन तो आपका है, ये तो एस्टिमेशन आपने जो लिया है ये आई से, ये लिया है आपने आई से उसके हिसाब से, आई एस या आई 16 के हिसाब से लिया है आपने। मैं तो इस एस्टिमेशन को नहीं मानता, मैं तो जो टैक्स ने माना मैं तो वही करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो कहता है आप प्रोविजन है, आप अकाउंटिंग के अंदर लाख प्रोविजन करते रहे, लेकिन टैक्स वाला बोलता है मैं प्रोविजन को मानता ही नहीं, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेट है ना, मैं क्यों मानूं आपकी इस बात को। तो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेशनल मैं ये बात जरूर कहूंगा, देखिए दोनों चीजें जो है ना आइसोलेशन में नहीं है, खुदा के वास्ते। बहुत सारे लोगों का ये मिस कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं भाई टैक्स वालों को टैक्स आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वालों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है बस। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहूंगा। ये एक मिथ बन गया है कि लोग बोलते हैं नहीं भाई जो टैक्स वाला उसको टैक्स की नॉलेज होगी, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज नहीं होगी। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, सही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात हो गई आपके पास। उसके बाद आपके अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 3.1 इनकर्ड by a ABC company by providing meal and refreshment to a customer during seminar held at local hotel to promote the क्या नाम है प्रोडक्ट अवेयरनेस। यार देखो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की बात है, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की बात है। आप इसको पेपर के अंदर भी या किसी जगह पे भी अगर आप वैसे किसी को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है। देखो यार यही सारी चीजें जो मैं सेक्शन में लिख रहा हूँ ना, यही आपके असेसमेंट का पार्ट बनता है, कोई रॉकेट साइंस की चीज। हमारे यहाँ पे ना मैं आपको आपस की बात बताऊं, डराते हैं, टैक्स वाले डराते हैं। फर्गूसन्स हो गया, ताजसिर आदि हो गया, ईवाई हो गया, या और यार 122 का असेसमेंट खुल जाएगा यार, वो 177 का ऑडिट का नोटिस खुल जाएगा। भाई क्या उखाड़ लेगा वो ऑडिट में? जब आपने टैक्स के अकॉर्डिंगली सारी काम किए हैं तो फिर क्यों उखाड़ेगा वो बात आपकी। चलो मैं बताता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो। अगर वो बोलेगा भाई आपका जो आपकी जो चीजें इनकट की बेस पे नहीं है, सेक्शन 20 के हिसाब से आप बोलोगे इनकट के हिसाब से, मैंने तो कोई प्रोविजन रिकॉर्ड किया ही नहीं है। जो प्रोविजन अगर मैंने रिकॉर्ड किया मैंने उसको इनएडमिसिबल कर दिया उसको, और बोलो। तो मैंने सेक्शन 20 की सेक्शन 21 की कंप्लाइंस कर ली। अब जो मैंने ऊपर सेल्स टैक्स हटाया है जो 18% इसमें से पॉइंट बी में से, वो क्यों हटाया है? कि भाई सेक्शन 21 की कंप्लाइंस कर रही है ना, मैंने सेक्शन 21 की कंप्लाइंस करके निकाल दिया उसको। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर इसमें कि आपसे अगर 122(5) का 122(5)(a) का अगर नोटिस पूछता है तो किसमें घबराने की वाली बात नहीं है। जब आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 की 21 की कंप्लाइंसेस की और दूसरे सेक्शन की कंप्लाइंसेस की तो फिर आपको डरने की बात नहीं है, आप खुद भी रिप्लाई बना सकते हो दोस्तों। चलें, उसके बाद देखिए ये वही बात है, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑन अ यूएस लोन ऑफ 0.6 मिलियन इक्वल टू पाकिस्तान रुपये में 180 रुपये का $1 है भाई, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओ आर टी एल। वो ऊपर जो आपसे बात हुई थी, जो फॉरेन कंपनी की ऊपर बात हुई थी, यहाँ पे थिन कैपिटलाइजेशन है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यकीन माने मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ये ऐसा पॉइंट है थिन कैपिटलाइजेशन का जो आपको पाकिस्तान में शायद ही कभी मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर हजारों एग्जाम्पल्स आप आराम से कर सकते हो। वर्किंग बहुत आसान होती है, वर्किंग बहुत आसान होती है, मैं आपको करवा दूंगा इसकी। इसमें थिन कैपिटलाइजेशन के ऊपर पाकिस्तान में अगर कहीं मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, वैसे मिल नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में एमएनसी इतनी होती नहीं जिनसे आप मतलब लोन लिया जाए और इस पर किया जाए कि थिन कैपिटलाइजेशन का हो सकता है, मैं भी पॉसिबल आई एम रॉन्ग। तो एक थिन कैपिटलाइजेशन के ऊपर है इसको। उसके बाद डिविडेंड आ गया। देखो अदर सोर्स, मैंने कहा ना आप टैक्स पीएनएल बना रहे हो। डिविडेंड ऑफ 0.6 मिलियन रिसीव फ्रॉम पार्टिकुलर इंजीनियर लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। अच्छा ये 33 स्पेसिफिक डिविडेंड है। अब हम इस डिविडेंड को निकालेंगे यहाँ से और हम किसका पार्ट बनाएंगे इसको, बिकम द पार्ट ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब भाई इसको अदर सोर्स के इनकम का पार्ट कैसे बनाएंगे?
वो इस तरह बनाएंगे कि आप इसको एडमिसिबल में लेके जाएंगे और एडमिसिबल इनएडमिसिबल में लेके जाए, एडमिसिबल में लेके जाएंगे, वहाँ माइनस हो गया, इसको अदर सोर्स ऑफ इनकम में क्लासीफाई कराएंगे। ये है पावर प्रोड्यूस कंपनी, तो इसका जो रेट है विद होल्डिंग ऑफ टैक्स का, विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स, वो आएगा 7.5%। 7.5% का रेट है। इसके हिसाब से ये कहा जाएगा अदर सोर्स ऑफ इनकम में। अदर सोर्स ऑफ इनकम में देखा जाएगा कि डिविडेंड ये एग्जाम्पल में आती है, किस तरीके से इसको आप क्लासिफिकेशन करेंगे, ये एडजस्टेबल में आएगी, फाइनल में आएगी, किस तरीके से आएगी, ये उसके ऊपर बात आ गई। ठीक है जनाब। यहाँ अगर आप लोगों को कोई भी सवाल होना तो मुझसे आप पूछ सकते हो यार, दोस्तों को, ऐसी बड़ी बात नहीं। फिर एक और आया भाई, अदर इनकम में क्या चीज़ है, ये देखो भाई, a gain of rupees 4 million resulting from the sale of 2,60,000 shares in transport goods transport limited GTL, a listed company, at a price of 90 रुपीज पर शेयर ऑन 15 जून 2025। एबीसी ने जब खरीदे थे बच्चे 2 लाख शेयर्स खरीदे थे 60 रुपए के हिसाब से। सही, ये कॉस्ट हो गई ऑन नवंबर। एडिशनली एबीसी रिसीव बोनस शेयर्स। यार देखो, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये है कैपिटल टैक्स का। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोनस शेयर्स ट्रीटमेंट। बोनस शेयर्स बोनस शेयर अगर आती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। सीजीटी में हमेशा याद रखें, आपके पास कंसिडरेशन रिसीव माइनस आपके पास आता है कॉस्ट इज इक्वल टू गेन और लॉस। सिंपल सी बात है। अब इस चीज में भी मैं आपको बताऊं, मैं इसकी अभी तो मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। देखो यार दोस्तों, पहले जब तक आपका नॉलेज नहीं होगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ों की। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो, उसने बेचे कितने, 2,60,000 शेयर बेचे। तो पहले जो इनिशियल 2 लाख निकाले होंगे वो निकालने होंगे ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर 60,000 पे जो कॉस्ट निकलेगी उसके ऊपर भी निकालेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसको भी आपको बताऊंगा। मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं, मेरा प्रॉमिस है। आपको कोई सवाल पूछना हो ना, मेरी बजा देना, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा। यही तो पूछेगा वो। देखो यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अब आप इसको टैक्स के पीएल में लेके कहाँ जा रहे हो इसको आप लेके जा रहे हो कैपिटल टैक्स में। उसके बाद वो कहता है भाई आपने ये चीज़ें खरीदी हैं, फिक्स एसेट्स खरीदे, तो आप वही थर्ड शेड्यूल लग गया इसके ऊपर टैक्स की, उसकी टैक्स पेयर के लिए थर्ड शेड्यूल एप्लीकेबल हो गया आपके पास। उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट फ्रॉम जापान। अब मुझे बताओ, 105 मिलियन जो खरीदा है, इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। देखो ये जजमेंटल है, बल्कि वैसे मैं कहूँ तो मिलना चाहिए। सही है, इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। उसके नीचे लिखा है यूज मशीनरी, क्या इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम जब इसकी भी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, मैं वर्किंग जरूर बनाऊँ। अभी देखो ऑर्डिनेंस समझने की कोशिश करना कि ऑर्डिनेंस बना किस तरीके से। अच्छा, ये एक्वायर्ड हुआ है तो भाई एक्वायर्ड इंस्टॉल बाय एबीसी। अब एबीसी ने जब एक्वायर्ड किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी, जबकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको प्रोरेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन मिलता है, पूरा मिलता है। इसी तरह उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर की नाउस आ रहा है, उसकी साल 5 साल ली हुई है। इसमें आप जो वो निकालेंगे ना, जो अमोटाइजेशन, टैक्स अमोटाइजेशन निकालेंगे, टैक्स अमोटाइजेशन, जो टैक्स अमोटाइजेशन निकलेगी वो आप नंबर ऑफ डेज पे निकलेगी। नंबर ऑफ डेज, मंथ्स पे नहीं निकलेगी, नंबर ऑफ डेज पे आप निकालेंगे ये कितनी बनती है। उसके बाद लिखा हुआ है विद होल्डिंग टैक्स, आपने 153 सेक्शन में, ये आपका एक एसिड है। देखो ये एक एसिड है आपका, जो आप अपनी टैक्स एक्सपेंस से, ये आपका एक टैक्स एसिड है। आप लोग देखते हो ना यार, लाजमी जो वाले ऊपर जो सेल हुई है मेरी, ऊपर जो मेरी ये जो ऊपर जो मैंने सेल दिखा रहा हूँ यहाँ पे बी में, लाजमी सी बात है जब मैं सेल करेगा तो लोग मेरा वन क्या नाम है 153 में विद हेल्ड करेंगे, तो वो विद हेल्ड किया हुआ है, तो ये इसकी चीज़ आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये देखोगे कि आपका जो टैक्स कटा है, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। 153 वन ए में लिया गया है या 153 वन बी में लिया,
दोस्तों ये याद रखना मेरी बात, आप इस सवाल के स्टार्ट में देखो, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरर डीलर ऑफ रिटेल टायर्स हो। अगर आपका किसी ने 153 में काट लिया, 153 1 बी में काट लिया, वो एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा, आपके पास एक नोटिस आ जाएगा 111 का अनएक्सप्लेन्ड इनकम का। याद रखना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई टैक्स बंदा काट के आपको 153 1 बी का चालान दे देता है, आप उसको बोलो ये पकड़ो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को तो नोटिस कर देगा, वो बोलेगा इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो विदहेल्ड किया है उसमें तो आपने टैक्स खा लिया, आपने तो इनकम शो ही नहीं कराई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बताने को तो बहुत है यार चीज़ें इसमें, इस छोटे से सवाल के अंदर भी मैं वर्किंग्स भी शो ही करूँगा। प्रॉब्लम इज दैट यार, मुझे तकलीफ पता है किस बात में, मेरे साथ जो जूनियर्स काम करते हैं या जिन लोगों को मैं एवेल्युएट करता हूँ, मे बी पॉसिबल आई एम रॉन्ग, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ टैक्स एडवाइजरी के अंदर भी देख रहे होते हैं यार, वो लोग है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाते नहीं है ना, कि किसी को इसकी तालीमात देते हैं, ना उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इग्नोरेंस की जाती है ना, वो हर सेक्शन की को लाने का ऑब्जेक्टिव है ना, वो ना खुद समझते हैं ना दूसरे को समझने देते हैं। और सीनियर मैनेजमेंट तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, कोई टैक्स ट्रेनिंग नहीं होती है, वही घिसी पिटी, वही के यार जाके रिटर्न बना दिया, उससे वेट करा लो, उससे वेट करा लो, उससे वेट कर, किससे वेट करा लो यार, अपने बंदों से बोलो ना कि खुद सही करके दे। तो एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद इतना ही। सवाल अब आप इंशाल्लाह आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी है। अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।